students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem. Today, in this lecture, we will learn about the most important part of this chapter, and that is electronic configuration. Slowly we have come to know about various types of shells, then subshells, then orbitals. दिस इज द मेन शेल. शेल के अंदर सब शेल्स हैं. जैसे सेकंड की मैं बात करूं तो एक सेकंड शेल के अंदर 2s और 2p दो सब शेल्स हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं. राइट, मैंने बताया था ना कि ये एक बिल्डिंग, ठीक है. बिल्डिंग का मतलब एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. तो दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3. और उसके अंदर अलग अलग फ्लैट्स, अलग अलग फ्लैट, एक फ्लोर के ऊपर दो फ्लैट्स हैं, तो वो हो गए हमारे सबशेल. और हर फ्लैट के अंदर अलग अलग रूम्स हैं एंड दैट विल कॉल्ड ऑर्बिटल. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है. क्वांटम नंबर्स ने हमें इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बता दिया. अब एक एटम के अंदर ये ऑर्बिटल कैसे कैसे प्रेजेंट है, लेट्स फाइंड आउट. बेसिकली हमारे पास दो तरह की एटम्स हैं. जितना भी काम हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, हाइड्रोजन वाज द बेस. बोहर ने जो मॉडल दिया दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम. एंड आफ्टर दैट व्हेन quantum mechanical model modified Bohr's model, it also explained all the properties as discussed by Bohr's model. You must remember energy, shell, subshell का concept तो आगे, orbital का concept तो आगे आएगा, but number of electrons same, उधर भी. तो अब देखिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन हुई, which contain only वन इलेक्ट्रॉन. उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. एंड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, अब हाइड्रोजन लाइक के अंदर आपके पास आ गया हीलियम 1 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव. जितनी भी एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा दोज आर कॉल्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स. अब देखिए, मैं एक एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको दोनों में कंपैरिजन दूंगी. इधर हमने ले ली जो एनर्जीज बढ़ रही हैं ऊपर को, ठीक है. यहां ले लिया मैंने n इक्वल टू 1 और इधर को जाते हुए एनर्जी इंक्रीज कर रही है. राइट, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, देन n इक्वल टू 3, देन n इक्वल टू 4. मुझे इतनी ही जरूरत है. राइट, ये मैंने बना लिया एनर्जी लेवल डायग्राम. अब मैं हाइड्रोजन के लिए बनाऊंगी पहले N1. और आपको पता है N1 है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सबशेल है और उस सबशेल का नाम है 1s. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं दे डिपेंड अपॉन ऑर्बिटल्स energy of orbitals depend upon only principal quantum number n and independent of azimuthal quantum number, और उसको हम डिनोट करते हैं L से. अब देखिए, हर बार कौन सा एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, हम हर क्वेश्चन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई और नीट लेवल. हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एनर्जी है वो किस क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ orbitals depend upon
N and L, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इधर भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन में फर्स्ट लेवल के अंदर 1s, ओके। सेकेंड लेवल के अंदर कौन कौन सी सबशेल्स होती हैं? 2s एंड 2p। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, N2 तो किस तरीके से ये आया 2s 2p, फिर आया N3, इसके अंदर 3s 3p 3d, तो 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स और 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स। फिर आया 4 के अंदर 4s 4p 4d, और आपको पता है 4f के अंदर 2 3 4 5 6 7, दिस इज 4f। अब इसमें आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो? फर्स्ट शेल 1s, सेकेंड शेल में दो तरह की सबशेल्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं, राइट? अब मैं इसको हटाने लगी यहां से, आपने नोट कर लिया होगा पहले, क्योंकि यहां मुझे इसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लिखनी है। नाउ सी, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब एनर्जी किस तरीके से एक दूसरे के बराबर आएगी? जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। मींस 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की, और 2s किसके बराबर है? 2p के। ये दोनों एक ही लेवल पे है ना, देखो एक ही लाइन के ऊपर है। इसके बाद 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3s, किसके बराबर है? 3p 3d। उसके बाद आया फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में अब नेचुरली फोर्थ शेल की एनर्जी थर्ड से भी ज्यादा होगी, तो इट विल बी 4s 4p 4d 4f। ये चारों आपस में बराबर हैं। तो ये रही फर्स्ट शेल, ये रही सेकेंड शेल, ये रही थर्ड शेल, ये रही फोर्थ शेल। अब एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर तीन तरह की सबशेल्स, यहां 4 तरह की सबशेल्स। अब एक चीज आप देखिए, जैसे मैं p की बात करूं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स एक ही लेवल पे हैं, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स एक ही लेवल पे हैं, ऐसे ही f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स। तो ये जो एक ही सबशेल की ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैव सेम एनर्जी known as degenerate orbitals। इसको हम बोलते हैं degenerate orbitals। तो आपके लिए क्वेश्चन, what are degenerate orbitals? Orbitals of same subshell having same energy are known as degenerate orbitals। Okay. In case of hydrogen, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, इट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। बोहर मॉडल के अंदर आप पढ़ते हो ग्राउंड स्टेट और स्टेशनरी स्टेट। n इक्वल टू 1, इट इज ऑलवेज द ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके ऊपर जितने भी हैं n इक्वल टू 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, दीज आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट्स। जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा, इन्फिनिटी से हम 1 पे लाते थे, इन्फिनिटी से हम 2 पे लाते थे, 3 पे लाते थे, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग वैल्यूज थी। तो हाइड्रोजन के अंदर ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो सबशेल्स हैं दे आर हैविंग सेम एनर्जी, राइट। और ग्राउंड स्टेट होगी फर्स्ट शेल, और उससे हायर जितनी भी शेल्स होंगी, मैंने 4 तक बनाया, आप 5 बना लो, 6 बना लो, जितनी
इन्फिनिटी तक बना सकते हो आप। तो उन सभी को आप क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट्स। क्योंकि जैसे ही यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करके कहां जा सकता है, या तो यहां, या तो यहां, या फिर इधर। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अब सेम सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, ये किस लेवल पे होंगी इसकी एनर्जीज, n इक्वल टू, इधर हमारे पास अलग अलग शेल्स रहेंगी। ठीक है, और सबसे पहले यहां पे आएगी 1s, 1s के अंदर एक, देन 1s के बाद आएगी 2s, सेकेंड शेल, 2s के बाद आएगा 2p, थर्ड शेल, 2p के बाद आएगा 3s, 3s के बाद आएगा 3p। ठीक है, उसके आगे मैंने खाली जगह छोड़ दी। ये टेबल आपने कंप्लीट करना है कब, अभी हम एक रूल पढ़ेंगे, उस रूल को पढ़ने के बाद, क्योंकि इस चीज को क्रैम नहीं करेंगे हम रट्टा नहीं मारेंगे कि किसके बाद क्या आएगा। ठीक है, उसको करने के बाद ये चीज आप लिख चुके हैं, फिर आप यहां पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब 1s, इससे ज्यादा एनर्जी है 2s की, 2s से ज्यादा है 2p की, 2p से ज्यादा है 3s की, 3s से ज्यादा है 3p की। उसके आगे का क्या करना है वो हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, उसके बाद आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? इसीलिए मैंने बोला इस लेक्चर को बिल्कुल आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाना है, तब आपके पास कोई भी चीज जो है वो मिस नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं इधर तो बहुत ही सिंपल है, एक ही लेवल पे सारी ऑर्बिटल्स आएंगी, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पूरे का पूरा सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट। सबने जिन्होंने नोट करना होगा नोट कर लिया होगा। लेट मी मूव अहेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारे पास सबसे पहला रूल है, दैट इज ऑफ वॉप प्रिंसिपल। जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को जरूर नोट करते जाएं। जैसे व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेसी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफ वॉप प्रिंसिपल के बारे में। ऑफ वॉप प्रिंसिपल, now what it states, it states in the ground state of atoms, in the ground state of atoms, ये जगह मुझे खाली रखनी है अभी, ground state of atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy. In the ground state of atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energies. Okay. अब ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या, चलिए मेरे साथ बनाइए। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे 1s। पहले ध्यान से देखना सभी, 1s के बिल्कुल नीचे आप दो लाइंस छोड़ लीजिए, 1s के नीचे आप लिखेंगे 2s। अब जितना डिस्टेंस आपने यहां छोड़ा है ना, उतना ही इधर 2p, ये दोनों बराबर होने चाहिए, 2p। उसके बाद फिर बराबर डिस्टेंस 3s, 3p, 3d। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, टू लाइंस छोड़ते आएंगे, लेकिन इधर का डिस्टेंस लंबा कर देते हैं।
तो आप देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर की तरह आना चाहिए। देन 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f देन 6s 6p। और आपको पता है हमारे पास 7d नहीं है, तो ये रहा 6d देन 7s एंड 7p। f हमारे पास दो ही हैं, 4f एंड 5f। d हमारे पास 4 हैं, 3d 4d 5d एंड 6d। यहां तक बना लिया सबने? ओके अब देखिए क्या करना है, यहां पे आप 60 डिग्री के एंगल पे लाइन लगाएं, उसके पैरेलल यहां पे ये लाइंस ऐसे पैरेलल लगाते जाइए। ये देखो अपने आप एक लाइन में आते जा रहे हैं सारे। देखो अब ये तीनों एक लाइन में हैं। कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, सारी की सारी लाइंस आप स्केल लेके लगाइए और सारी की सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल। आई होप सबका हो गया होगा। ओके अब देखो नीचे को हम एरो लगा रहे हैं, ये सभी को ऐसे लगा दो। सभी लाइन के आगे आपने एरो की हेडिंग दे दी, हो गया। अब देखो बेटा जिधर एरो लगाया ये है हेड और ये एरो की क्या होती है, टेल। इसके हेड को इसकी टेल के साथ जोड़ दो। नेक्स्ट इसके हेड को इसकी टेल के साथ जोड़ दो, बट कोई भी लाइन किसी लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। देखो इसका हेड इसकी टेल, इसका हेड इसकी टेल, पहले वाली लाइन का हेड दूसरे की टेल के साथ जोड़ते जाइए। तो हर ब्रेक करके दी हुई लाइन के बीच में देखो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। बड़ा सुंदर सा डिजाइन नजर आ रहा है। यस इट इज विजिबल फ्रॉम हियर। ओके चलिए भाई अब इस लाइन से आपने स्टार्ट करना है। यहां से आप एंटर किए और इस भूल भुलैया में ये लाइन आपको कहां कहां लेके जा रही है बोलते जाइए, ठीक है। सबसे पहले अब ये देखें, ऑर्डर ऑफ increasing energy for various orbitals is सबसे पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद देखो 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। अब देखो 3p के बाद ये लाइन यहां पहुंची 4s के पास, 4s के बाद चलिए पीछे 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद देखो लाइन कहां जा रही है 4d, 4d के आगे 5p, 5p के आगे 6s। अब देखो ये लाइन कहां पहुंची 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, उसके आगे 5f। ये लाइन आगे पहुंच गई, आगे किसका घर आ गया 5f, 5f के आगे का जो पड़ोसी है वो है 6d, उसके बाद 7p। द प्रोसीजर इज नॉट टफ, इट इज वेरी सिंपल। जिसको ये बनाना आता है उसके लिए किसी भी एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना मुश्किल नहीं है। दिस इज द बेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज you must know what is the order of
इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स। अब मैंने वहां पे ऐसे ग्राफ छोड़ दिया था ना, आपने 1s 2s 2p 3s 3p, मैंने यहीं तक लिखा था। अब देखो 3p के बाद कौन आएगा, आपका जो ग्राफ है मैं उसका हिंट दे रही हूं, 4s ऐसे बनाओगे। 4s के बाद कौन है, 3d, 3d में आप 5 ऑर्बिटल्स बनाओगे। 3d के बाद कौन है, 4p, 4p के अंदर आप 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। बड़ी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको 6s तक बना लीजिए, ठीक है। 4p 5s तक भी चले जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऑर्डर बन गया कि 1s के बाद 2s आएगा। हाइड्रोजन में 1s 2s 2p दोनों बराबर थे, 3s 3p 3d बराबर थे, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो ये था ऑफ वाह प्रिंसिपल, आपको एग्जाम में आता है। ये रही इसकी डेफिनेशन, इसको बनाएंगे आप, और ये आपके पास ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स इज, ये आप ऑर्डर लिख देंगे। इस चीज के नोट्स नहीं आएंगे, आपको वीडियो के साथ साथ नोट करते जाना है। मैं हर डेफिनेशन इसमें लिखूंगी, राइट, ओके। अब क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़नी है आगे, तो मैं ऐसा करती हूं, इन वैल्यूज को यहां ऊपर एक लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p। चलिए इसके आगे मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना सा हम नोट कर लेते हैं। तो इट वॉज ऑफ वाह प्रिंसिपल। ऑफ वाह का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप हम कैसे करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, पहले हम फाउंडेशन रखेंगे, फिर वॉल बन जाएगी। तो उसी तरीके से बिल्डिंग अप सिस्टम के अंदर स्मॉलर वैल्यू से हम हायर वैल्यू की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देंगे। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बोहर-बरीज रूल? The question is, what is Bohr-Buri's rule? अब देखिए, it is also known as, ऑफ वाह के बाद ये रूल आया था, it is also known as N+L rule। बोहर-बरीज रूल को एक और नाम से जाना जाता है, that is N+L rule, okay। According to Bohr-Buri's rule, ओके, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑर्बिटल्स आर filled in order of increasing N+L value, increasing value of N+L। ये इसकी पहली स्टेटमेंट है, that orbitals are filled in order of increasing value of N+L। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है 4s एंड लेट इट बी 3d। मुझे कैसे पता चलेगा किसको मुझे पहले फिल करना है? फाइंड आउट N+L वैल्यू। ये रहा 4s, n कितना होता है 4s के लिए, n कितना है 4, और 3d के लिए n कितना है 3। l s के लिए l की वैल्यू 0 और d के लिए l की वैल्यू 2। फिर से बताऊं, 0 1 2 3, l इज इक्वल टू s p d f। ओके, अब देखिए जरा N+L, 4 + 0 कितना आया 4, 3 + 2 कितना आया 5। तो दोनों में से these are filled in order of increasing value of N+L, means orbital having lower N+L value will be filled first। जिस ऑर्बिटल की N+L वैल्यू लो है उसको हम पहले भरेंगे, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको हम बाद में भरेंगे।
Therefore 4s is filled before 3d. देखें जरा ऊपर, 4s पहले भरा जाता है, 3p के बाद हम 3d को नहीं फिल कर रहे हैं. किसको फिल कर रहे हैं? 4s को. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ बोहर-बरीज रूल. ठीक है, ओके. अब आप कोई और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं. अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहां लिख देती हूं. सेकंड स्टेटमेंट यू माइट हैव नोटेड. सी, if two orbitals have same value of n plus l, अगर n plus l की वैल्यू सेम आ जाती है, then the orbital with lower value of n is filled first. पहली बात, जिसकी n प्लस l वैल्यू कम है उसको हम पहले फिल करेंगे, जिसकी ज्यादा है उसको हम बाद में फिल करेंगे. लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है n प्लस l की, तब हम क्या करेंगे? अब मैं इसको एग्जाम्पल के लिए इधर ले आई. लेट्स सी 2p and 3s. For example, 2p and 3s. Right. n 2 3 l 1 0. Okay. n plus l कितना आ गया? 3 3. अब दोनों की n प्लस l वैल्यू आ गई सेम. क्या करें? दोनों में से लोअर किसकी है, किसको पहले फिल करेंगे? दोनों सेम आ गए, n प्लस l इज सेम. देयरफॉर ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू सबशेल, या ऑर्बिटल एक ही चीज है यहां पे, सबशेल with lower value of n will be filled first. तो इसमें कौन भरा जाएगा? 2p is filled before 3s. आप देख लीजिए ऊपर, 2s और 3s की बात हम 2p और 3s की बात कर रहे हैं. तो 2p को हमने पहले फिल किया है. क्यों फिल किया है? ऑन द बेसिस ऑफ बोहर-बरीज रूल. तो ऑर्बिटल with lower value of n will be filled first. तो ये था बोहर-बरीज रूल, n प्लस l रूल. अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग आती हैं n प्लस l की, तो जिसका टोटल कम है वो पहले फिल करेंगे, जिसका टोटल ज्यादा है उसको बाद में फिल करेंगे. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज एक और रूल जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी है. इस रूल से, आल्फा प्रिंसिपल और बोहर-बरीज रूल से हमें इतना तो पता चल गया कि ऑर्बिटल्स किस ऑर्डर में रहेंगी. ठीक है, नाउ ऑर्बिटल्स के अंदर की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीज एक्सक्लूजन principle. What it states? It states that an orbital can accommodate maximum of 2 electrons
and these must have opposite spins. These must have opposite spins. अब इसका क्या मतलब है? इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं, no two electrons present in same orbital, सेम सबशेल लिख सकते हो या सेम ऑर्बिटल, कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स. आपने पूरा लिखना है 4 क्वांटम नंबर्स. No two electrons present in the same orbital can have same value for all the 4 quantum numbers. और अगर ऐसा हो गया तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को वहां से जाना पड़ेगा. नहीं रख सकते, दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती. ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. लेट इट बी, ये एक ऑर्बिटल है, ये मैंने ऑर्बिटल ले ली 2s, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. और मैंने बड़ी शुरू से बताया था दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से ऑपोजिट. ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यही सिस्टम स्टेबल होगा. ओके, मैंने इस वाला ये जो अप स्पिन है मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी. अब देखना जरा, ये रहा ए, ये रहा बी. ए इलेक्ट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये कौन सी ऑर्बिटल है, 2s. इसके लिए बोलो भाई n 2 2, क्योंकि मेन ऑर्बिटल तो 2s है ना, तो a वाले इलेक्ट्रॉन का भी n जो है वो 2 है और b वाले का भी 2 है. l s में प्रेजेंट है तो इसका भी 0 और इसका भी 0. m एक ही ओरिएंटेशन है तो m 0 m 0. ओके, स्पिन बताइए जरा. इधर वाले की क्या है, +½ और इधर वाले की क्या है, -½ ये तीनों सेम हो भी जाएंगे, स्पिन हमेशा एक दूसरे से क्या होगी, ऑपोजिट. ऊपर स्टेटमेंट में उसने यही लिखा, एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है बट उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, दीज मस्ट हैव. मस्ट मींस नो ऑप्शन कि आप उसको एक ही तरह से रख दो. अगर ये सिस्टम ऐसा हो जाता ना तो इट विल बी हाईली एनर्जेटिक, स्टेबल नहीं होता. स्टेबिलिटी के लिए इन स्पिन्स को कैंसिल होना जरूरी है. अब जरूरी नहीं है कि ये मैंने इसमें 2s लिखा तो 2s ही एग्जाम्पल होगा, आप 2p की ऑर्बिटल ले सकते हैं. ठीक है, अब जैसे ये 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं. ठीक है, तो मैं किसी भी एक ऑर्बिटल की मैं बात करूं कि ये 2p का, लेट इट बी 2px. 2px के अंदर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाती हूं. पहले ये रही p ऑर्बिटल्स, px, py, pz. अब मैं इसको px को थोड़ा बड़ा करके बना देती हूं, px. और ये कौन सी px है, दिस इज, लेट इट बी 3px. ठीक है, थर्ड शेल का px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये a ये b. अब देखिए जरा, a और b, n 3 और p है ना L1 और m की वैल्यू, अब ये तीनों हो सकती हैं -1 0 +1. तो ये अगर शुरू वाली हमने उठाई है तो लेट इट बी -1, इसकी भी -1. इट इज पॉसिबल. ओके, देन स्पिन +½ -½ तो 3 वैल्यू सेम हो जाएंगी बट स्पिन जो है वो सेम नहीं होगी. तो आपने इन 2 एग्जाम्पल्स को, इस एग्जाम्पल्स को बेटा ऐसे ही बनाना है, तब आपको ऊपर वाला जो रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एक्सक्लूजन का मतलब होता है एक्सक्लूड करना. अगर इसकी स्पिन मैं अप कर देती हूं तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल छोड़कर जाना पड़ेगा. डन? सबने मेरे हिसाब से मेरे साथ साथ लिख लिया है. ठीक है, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ले लो.
चले, वन मोर रूल। अब यहां से आपने सीख लिया कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद ऑपोजिट स्पिन। नेक्स्ट इज होन्स रूल। होन्स रूल, अब ये हमें बताएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, क्योंकि सिंगल सिंगल ऑर्बिटल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास पी डी एफ, देयर आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और इसको हम कहते हैं होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, it states that electron pairing will not take place in orbitals of same energy, मतलब सेम सबशेल की ऑर्बिटल्स के अंदर पेयरिंग नहीं होगी until each orbital is singly filled. Until each orbital is singly filled. जब तक वो सिंगली फिल नहीं हो जाती, पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। और मैंने आपको बताया ये मैक्सिमम केस किसके अंदर आ रहा है, जो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ओके, देखिए जरा, मेरे पास है पी सबशेल, एक हम डी का एग्जांपल लेंगे बाद में। ठीक है, अब पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं? दिस इज पी सबशेल। पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, कोई भी हो, हम सिर्फ p की बात कर रहे हैं। ओके, ये रही 3 ऑर्बिटल्स, दिस इज p सबशेल। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास, लेट इट बी p4। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। अब मेरे को p4 को फिल करना है, कैसे करें? कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? लेट्स सी। एक तरीका यह है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखे, 2 इसमें रखे, दिस इज p4। एक तरीका हो गया। दूसरा देखें, दूसरा तरीका यह है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिए। ओके, थर्ड मेथड, रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, बेस्ट तरीका क्या होता है? पहले इनको सिंगली फिल करो, 1 2 3, एक बच गया, अब पेयरिंग होगी। तो ये भी p4 है और ये भी p4 है, तो दिस इज इनकरेक्ट, अगेन दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन, मान लो यही कॉन्फ़िगरेशन p3 होती, तब क्या करते? एक तरीका तो ये था, यहां पे 2 फिल किए और एक यहां कर दिया। ठीक है, p3 को फिल करने का देखें, एक तरीका, ये दूसरा, एक मैं यहां बना देती हूं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या किया हमने? 1 2 3, ओके, और 1 1 2 3। अब आप खुद देखिए,
मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहां आएगी, जहां पे सारे के सारे स्पिन ऐड हो सकते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पिन, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। यहां स्पिन कितनी आ रही है, ये दोनों कैंसल, माइनस हाफ। यहां कितनी आ रही है, प्लस हाफ। ठीक, और कोशिश ये करनी होती है कि पहले अप स्पिन ही रखते हैं, पेयरिंग बाद में डाउन करते हैं, क्लॉकवाइज पहले। तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट, दिस इज अगेन इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट मेथड। तो पहले अगर 3 भी है ना इलेक्ट्रॉन, तब भी आपको ऐसे फिल करना है। अगर मान लो P2 होता, तब भी आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल साथ साथ वाली ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल करना है। तो मैंने आप लोगों को एक से ज्यादा एग्जांपल्स बताई हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। एग्जाम में आप 2 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। आप चाहे P4 को लिखें या P3 को लिखो, लेकिन तरीका क्या है, पहले उनको सिंगली फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। लिख लिया सबने? ओके। अब मैंने आपको बोला था कि डी का एक एग्जांपल बताती हूं। नॉट नेसेसरी कि आपको उसको नोट करना ही है, लिखना ही है जरूरी पेपर में, अपने नोट्स में आप जरूर उसको लेके रखें। आपको पता है डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। दीज आर डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो मान लीजिए कि मुझे लेट इट बी D6 कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, मैक्सिमम इसमें 10 हो सकते हैं। ठीक, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लेट फाइंड आउट। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं दो सेट बना लेती हूं। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो D6 को भरने का 1 2 3 4 5 6। ओके, दूसरा देखें, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अभी हुंड रूल फॉलो नहीं हुआ। कैसे? वो कहता है कि पहले इनको आपको क्या करना है, सिंगली फिल। 1 2 3 4 5, टोटल 6 हैं, 6 वाला यहां पे आएगा। तो दिस इज करेक्ट, ये दोनों ही इनकरेक्ट। अगर D5 होता, तब भी पहले इनको सिंगली फिल करना था। पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी until they are singly filled। तो इस तरीके से आप डी ऑर्बिटल्स का एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब आपने सारे के सारे रूल्स कर लिए कि किन रूल्स को फॉलो करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है, यहां आपके पास आएगा n, यहां आएगा l, और उसकी रेज टू पावर जो भी आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखना हो 1s, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। ठीक, तो ये क्या है n, और ये क्या है l, और ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इस ऑर्बिटल को उसकी n और l वैल्यू दोनों के साथ ही शो करेंगे कि किस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं। क्लियर? और ध्यान क्या रखना है, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 to 2, p के अंदर 1 to 6, d के अंदर 1 to 10 और f के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स। 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन P के अंदर आप 7 नहीं भरेंगे, D के अंदर आप 11 नहीं करेंगे और F के अंदर आप 15 नहीं करोगे। 1 to 14 नोटेड? ये हिंट्स हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 1 2 जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप इससे भाग नहीं सकते, ये आपको आनी ही चाहिए। तो यहां मैं लिखती हूं एटॉमिक नंबर और इधर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 1s1। ठीक है,
देन एटॉमिक नंबर 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s में। 1s में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन है और किस में है वो? 1s के अंदर। आप बोहर के मॉडल में करते हो ना 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब हम देखेंगे ये चीज ऐसे ही आएगी। टॉपिक नंबर 3, चलिए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 1s3 तो आप कर नहीं सकते। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। कहां जाएगा? नेक्स्ट देखो कौन सी ऑर्बिटल है? 2s। 2s में क्या आया? 1। नेक्स्ट सबशेल है 2s, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? 1s2, 2s1। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम, दिस इज लिथियम। एटॉमिक नंबर 4, दिस इज बेरिलियम। चलिए सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम 2। टोटल कितने हैं? 4। तो 1s2, 2s2 कंप्लीट हो गए 4। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 5, दिस इज बोरोन। एटॉमिक नंबर 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए स्टार्ट करें। 1s2, 2s2, 4 हो गए। सबशेल है 2p, तो 2p के अंदर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि 2p के अंदर, और 2p के अंदर पहले कौन है? 2px, 2px1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन। 1s2, 2s2, पहले आया 2px1, फिर आया 2py1। कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं हम? हुन्स रूल, x, y, z। फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो यहां देखो p1 आ गया, यहां पे p2 आ गया और यहां पे p3 आ गया। मैं जानबूझकर इसको ओपन करके लिख रही हूं। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं बट दीज आर डीजेनरेट, एक जैसी हैं, एक ही सबशेल है ये। दिस इज वन सबशेल 2p, 2px1, 2py1, 2pz1। ओके, एटॉमिक नंबर 8, दैट इज ऑक्सीजन। 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास 4 और हैं, तो सिंगल तो हो चुका है पहले, ये हो जाएगा 2px2, 2py1, 2pz1। और आप इसको क्या लिखते? 2p2, 2p1, 2p3, ये हो जाता है 2p4। ये मैं जानबूझ के ऐसे खोल के लिखा है, जस्ट हुन्स रूल आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन। 1s2, 2s2, अब देखो 2px, 2py, 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 5 बचे ना, और तो 1 2 3 4 5 यहां हो जाएंगे 2 2 1, क्योंकि 1 1 1 यहां पेयरिंग स्टार्ट हुई, एक और एक्स्ट्रा आया तो यहां पेयरिंग हो जाएगी, तो इट विल बी 2p5। ठीक है, देन एटॉमिक नंबर 10, नियॉन। तो 1s2, 2s2, अब देखो 2px, 2py, 2pz, तो अब यहां पे भी 2 हो जाएगा, x2, y2, z2, और आप यहां क्या लिखोगे? 2p6। अगर इसको आप x ना लिखते, y ना लिखते, तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती? ये आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बताती हूं बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते। मैं ब्रैकेट में बताती हूं, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। इस तरीके से लिखते, बट जस्ट टू मेक क्लियर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मैंने इस तरीके से आपको लिख के दिखाया।
ठीक है, आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा. लेट्स स्टार्ट अहेड. अब आपका काम क्या है? 11 to 20, 1 to 10 मैंने लिख दिए, 11 to 20 बिल्कुल यहां तक आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. अब 2p के बाद मैं सिर्फ 11 का बता देती हूं आपको. 1s2, 2s2, 2p6, टोटल कितने हो गए? 6, 8, 10. 2p के बाद नेक्स्ट कौन है? 3s. तो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s1. ठीक है, यहां तक आपने pxy लिखा है. अब आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, राइट? तो 11 to 20 आप लोग करेंगे और मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी 21 से आगे. ठीक है, चलिए, एटॉमिक नंबर और इधर आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज 21. स्टार्ट. सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s के बाद कौन है? 3p6. काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10 plus 2, 12, 12 plus 6, 18. अभी 3 और हैं. तो 3p के बाद कौन है? 4s. इसमें 2 चले गए, एक बचा, किस में जाएगा? 3d1. काउंट करते चलिए. इसी तरीके से 22 का आप लिखेंगे, इसी तरीके से 23 का आप लिखेंगे, फिर आई 24 की बारी. ओके, ये दोनों आपने लिखनी है. 24 इज क्रोमियम. दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. यहां तक तो आएगा ही आएगा. कितना हो गया? 6 plus 4, 10, 10 plus 10, 20. कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो 3d में कितने हो गए? 4. लेकिन क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एनोमलस है, ये डिफरेंट आती है. क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लिखें 4s1 3d5 देन इट इज मोर स्टेबल, और ये 4s1 3d5 ही होती है. क्यों ये ऐसे होती है, ये हमारा आगे क्वेश्चन आएगा. फुली फिल्ड एंड फुली हाफ फिल्ड, वो हम आगे बात करेंगे. अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ना कॉन्फ़िगरेशन 3d4, 1, 2, 3, 4, और इधर है 4s2, 4s3d, और इधर देखें दिस इज 4s एंड दिस इज 3d, 4s3d. इसमें आया 1, 1, 1, 1, 1, 1. दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में से एक कॉन्फ़िगरेशन इधर है और एक इधर है. आप खुद देखिए ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सी है? क्वाइट ऑब्वियस ये वाली. यहां हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे क्या है? 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, 5वीं में है ही नहीं. तो दिस इज सिमेट्रिकल, देयरफॉर स्टेबल. सिमेट्रिकल है इसलिए स्टेबल है. और यहां देखो, अब ये सारी की सारी डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10. यहां कितने आ रहे हैं? 5. तो इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड. तो कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो चाहे फुली फिल्ड हो, दोनों ही स्टेबल होती हैं. अब ये ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है. ये आगे क्वेश्चन भी हम करेंगे, जस्ट मैंने यहां पे आपको बताना था. ओके, जिन्होंने नोट करना है साथ साथ में कर लिया होगा. तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 नहीं लिखोगे आप, इट विल बी 4s1 3d5. इसी तरीके से अब आया हमारे पास 26, 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और यहां पे क्या आ जाएगा? 3d5. ऐसे ही 26, दिस इज मैंगनीज, आयरन, ये सारा कुछ सेम रहेगा, यहां हो जाएगा 3d6. ऐसे ही 27, कोबाल्ट, यहां आ जाएगा 3d7. आपने मेरी तरह लाइन नहीं लगानी है, सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. 28, निकल,
ये हो जाएगा 3d8, देन कॉपर 29। अब देखो 29 का मतलब यहां आ गया 4s2 3d9, लेकिन ये भी एनॉमलस है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4s1 3d10 देन इट बिकम्स फुली फिल्ड, और आपको पता है फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। तो 4s2 3d9 नहीं होती है, ये 4 नहीं होती है, ये 9 नहीं होती है, इट इज 4s1 3d10। और 29 के बाद कॉपर के बाद 30, दिस इज जिंक, अगेन इट विल बी 4s2 3d10। तो इस तरीके से आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दिया जाता है, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जस्ट सिर्फ बड़ा ज्यादा भी जरूरत नहीं होती, आपके पास ये वैल्यूज हैं ऑफवा प्रिंसिपल ने जो दी हैं, वहां से आप आसानी से कि कोई भी एटॉमिक नंबर हो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, राइट। एक तो आपने कॉन्फ़िगरेशंस मुझे लिख के भेजनी है, एटॉमिक नंबर 11 to 20, इसके बाद मैंने बीच में खाली जगह छोड़ी है। ओके, नाउ लेट अस हैव सम रैंडम एटॉमिक नंबर्स। आपको लिख के भेजनी है मुझे एटॉमिक नंबर 36, 45, 72, 32, 42, 51, 56। बहुत है, काफी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपकी, ठीक है। तो ये था हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हाफ फील्ड और फुली फील्ड के ये दो केसेस हमारे पास आए हैं, और ये किसमें है, डी ब्लॉक के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल में गया लास्ट वाला तो वो एस ब्लॉक में जाता है, पी में जाता है तो वो पी ब्लॉक का मेंबर होगा, डी में आता है, अभी आप डी ब्लॉक को कर रहे थे, और एफ में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक को बिलोंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही, कुछ और क्वेश्चंस लेके हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करें।